Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic would be a selection of a research problem, which is very important whenever you carried out your research. So you need a problem, a topic. So how you will select that topic, that problem. So today lecture would be about selection of the research, a suitable research problem for your research thesis. So let's start. Uh, A research problem is a question that researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve. रिसर्च प्रॉब्लम है क्या? रिसर्च प्रॉब्लम एक सवाल है, एक क्वेश्चन है that the researcher wants to answer, या एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा मसला है जिसको रिसर्चर वांट टू सॉल्व, उसको हल करना चाहिए. या तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर रिसर्चर ढूंढेगा, या एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा मसला है जिसके जरिए सोल्यूशन रिसर्चर सोल्यूशन ढूंढेगा रिसर्च के जरिए कि ये इस क्वेश्चन का जवाब क्या है या इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या है. तो ये हम जो रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम जो हम उसको कहते हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है या इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या है. तो आप उस सोल्यूशन तक, उस आंसर तक पहुंचने के लिए वो सारी रिसर्च प्रोसेस करते हैं. So identification and formation of a research topic is the first step of the research process. जब भी आप रिसर्च करेंगे तो उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मेशन, सिर्फ ये नहीं कि आइडेंटिफिकेशन कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक सवाल है, ये प्रॉब्लम है, नहीं, उसकी फॉर्मेशन भी है. उसको कैसे फॉर्म करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन योर रिसर्च प्रोसेस. सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. बहुत सी वजूहात है, बहुत से फैक्टर्स हैं. इट डिपेंड ऑन दैट, लाइक रिसर्चर नॉलेज. बीइंग ए रिसर्चर, हाउ good your knowledge is, how good your skill is, how much you are interested in solving that problem or doing this research, and what you have expertise of that. You have a motivation and creativity with respect to the subject of inquiry. In which subject you want to carry on the research. So you need to know that how much have you have a knowledge about that subject. Did you have got the skills, the relevant skills to carry out that research, or are you interested? अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप रिसर्च नहीं कर सकते. Do you got certain expertise, motivation or creativity? So these are those factors which the research problem depends on. कि जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम लेंगे तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी स्किल जो है, आपके इंटरेस्ट है, आपके एक्सपर्टीज है, मोटिवेशन है और क्रिएटिविटी, ये डिपेंड करेंगे कि एक अच्छा सा टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे. तो ये अगर इस आप में ये चीजें हैं तो वो एक अच्छा टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैरी ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज बिलीव दैट मोस्ट गुड रिसर्च स्टडीज नीड लॉट्स ऑफ टाइम फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च. Yes, of course, जब भी एक अच्छी रिसर्च स्टडी आप करेंगे तो उसके लिए सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम के लिए बहुत ही टाइम की जरूरत होती है. क्योंकि once you selected your problem, so I think that you have done your 50% research, because the research problem will clear all the aspects, all the process of your research. कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है. So these are those questions which need to be answered, and your topic would give the answer to that relevant question which arises in your mind. जो एक प्रोसेस है कि क्यों है, कैसे है, कहाँ पे है, कब से है और क्या है और कैसे करेंगे. तो ये जो मैं 5 Ws और 1 H की बात करता हूँ, तो वो आपके टॉपिक से ही डिटरमिनेट होता है कि कितना अच्छा आपका टॉपिक है. और एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है. एंड वंस यू हैव सिलेक्टेड अ गुड टॉपिक, so you have done your 50% of your research. अब
अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो टर्लिंगर ने इसको डिफाइन किया है कि अ प्रॉब्लम इज एन integrative sentence or statement that asks what relation exists between two or more variables. The answer to the question will provide what is having sought in the research. टर्लिंगर कहता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आप इंट्रोगेशन करते हैं या स्टेटमेंट है कि कितने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है और एक क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं, तो इसका हम कहते हैं कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है। आर.एस. वुडवर्थ डिफाइंस प्रॉब्लम एज अ सिचुएशन for which we have no ready and successful response by nature or by previous acquired habits. यानी वुडवर्थ क्या कहता है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसका हमें सक्सेसफुल या रेडी रिस्पांस बाय नेचर, यानी कुदरत की तरफ से हमें उसका कोई रेडी या सक्सेसफुल रिस्पांस नहीं मिला, या प्रीवियस जो एक्वायर्ड हैबिट्स हैं उससे हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा, तो इसको हम कहते हैं कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है और वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट टू डू। फॉर एग्जांपल, द सॉल्यूशन कैन बी फाउंड आउट ओनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, और हमें जरूरत है, मस्ट फाइंड आउट व्हाट टू डू, कि क्या करना है, और इसकी सोल्यूशन जो है कैन बी फाउंड ओनली बाय इन्वेस्टिगेशन, कि आप तजर्बा करें, इन्वेस्टिगेट करें, आप उसकी तहकीक करें, उसके जरिए आपको अगर जवाब मिलता है तो उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। ये आर.एस. वुडवर्थ। नेक्स्ट है व्हाई डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। हम इसको क्यों डिफाइन करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन क्यों करते हैं? इट्स डिटरमिनेंट्स क्या है, क्या इसके लिए जरूरी है, व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, विल इट सस्टेन साइंटिफिक स्टडी, क्या ये साइंटिफिक स्टडी के तौर पे सस्टेन कर सकेगी जो आपका प्रॉब्लम है, जो उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, हाउ यू विल डू इट, आप इसको कैसे करेंगे, एंड व्हाट यू मे अचीव, आप उससे क्या हासिल करेंगे। तो ये जरूरी है कि जब भी आप रिसर्च को डिफाइन करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, तो आपके जहन में ये चीजें हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या ये स्टडी जो है साइंटिफिक स्टडी के तौर पे सस्टेन कर सकेगी, या व्हाट हाउ यू विल डू इट, आप उसको कैसे करेंगे और आप उससे क्या अचीव करेंगे, क्या हासिल करेंगे। तो ये जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आप जब डिफाइन करेंगे तो ये चीजें आपके जहन में होंगी। सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेजेस ऑफ एक सुटेबल प्रॉब्लम जो है, ये रिसर्च में जैसे मैंने पहले भी कहा कि द मोस्ट डिफिकल्ट फेज है कि जब आपको एक अच्छा सुटेबल प्रॉब्लम सिलेक्शन को मिले। A new researcher might select a problem that is too broad in scope. नए नए रिसर्चर जब आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, और खासकर एम फिल लेवल पे, तो वो क्या होता है कि वो नए होते हैं, तो वो एक ब्रॉड लेवल का जो टॉपिक है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं मैं इसको कर सकता हूँ। तमाम चीजें, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी होती है, उसका सैंपल साइज भी होता है, उसमें बहुत से वेरिएबल होते हैं, तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं जी मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक नया रिसर्चर होता है, नई नई इस फील्ड में आता है, तो क्या वजह है कि वो ज्यादा इंथुजियास्टिक है, बहुत ज्यादा ज्यादा जो है वो खुश है, इस वजह से कि मैंने एडमिशन ले लिया है तो मैं कैरिड आउट कर रहा हूँ, तो अपने करीब भी वो किसी को आने नहीं देता। जो टॉपिक होता है उसको हमने स्टडी किया, हम भी ऐसे ही थे कि भाई ये हम कर लेंगे, लेकिन क्या है कि दिस में be due to his lack of knowledge and understanding of the nature of the research and systematic problem solving activity. क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है नेचर ऑफ रिसर्च के बारे में वो कम होती है। वो इतना नहीं जानता कि यार ये प्रोसेस कैसे आगे जाएगा, किस तरह लेके जाएंगे, अगर मैं इतना बड़ा टॉपिक लूंगा, इसकी स्कोप बहुत ज्यादा है, तो उसको मैं कैसे स्क्वीज करूंगा, कैसे उसको कंफाइन करूंगा और रिजल्ट तक पहुंचूंगा। तो ये चूंकि नॉलेज कम होती है, उसको अंडरस्टैंडिंग कम होती है, इस वजह से वो ब्रॉड टॉपिक लेके और उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं भी टू इंथुसियास्टिक कि वो बहुत ही ज्यादा
क्या कहते हैं एंथुसियास्टिक को, कि बहुत ज्यादा उसको खुशी है, बहुत ज्यादा वो जज्बाती हो गया है कि भाई मैंने ये करना ही है। एंड ड्यू टू एन इनएक्सपीरियंस डिजायर टू सॉल्व एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्विकली एंड इमीडिएट, क्योंकि जब आप एम फिल लेवल पे आते हैं, मास्टर लेवल पे, एम फिल लेवल पे होते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम में वो टॉपिक करना होता है। तो कभी कभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को इमिडिएटली और क्विकली करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ योर इनएक्सपीरियंस डिजायर, जो कि आपकी एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस डिजायर की वजह से आप एक अच्छे टॉपिक को भी खराब कर सकते हैं। इसी तरीके से मोर एक्सपीरियंस नो that research is often boring, painfully slow and realistic। जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, जो कि डॉक्टरेट कर चुके हैं, इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, इस रास्ते से गुजर चुके हैं, वो जानते हैं कि रिसर्च जो है वो अक्सर औकात बहुत बोरिंग होती है, पेनफुली स्लो होती है। पर कभी कभी आपको एक चमत्कार मिलता है, स्पेक्टेकुलर मिलता है, कभी कभी रियरली। तो अक्सर औकात पे ये बहुत बोरिंग होती है, अंधेरा छा जाता है जब आप इस प्रोसेस में जाते हैं। तो बहुत सी जगह पे रुकावटें हो जाती हैं, और बहुत से लोग दिल बर्दाश्त हो कि ये कहते हैं कि नो आई कांट डू इट, तो वो छोड़ देते हैं इस वजह से, क्योंकि उन्होंने एक ब्रॉड टॉपिक लिया होता है, उसके बहुत से वेरिएबल होते हैं, और हर वेरिएबल को कवर करना, उसको एनालाइज करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर में जाके कई साल के बाद वो फिर इसको छोड़ देते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू डू इट, कि मैं इसको नहीं कर सकता। द मोस्ट एक्सपीरियंस न्यू एट रिसर्च ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे मैंने पहले कहा, एंड एनर्जी एंड द इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉजिकल थिंकिंग। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, एंड इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, उसको इंटेंसिवली, बहुत सख्ती से उसको आपने करामत करना होता है, और हमेशा ही आपने सोच रहता है इंसान, उस रिसर्चर। और जब आप रिसर्च की प्रोसेस में होते हैं, तो दिन रात ख्वाब में हर वक्त आप रिसर्च के बारे में अगर इंटेंसिव लॉजिकल थिंकिंग करेंगे, तो शायद आप कामयाब हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पार्ट टाइम है नहीं कि आपने एक टॉपिक लिया और आज ये कर लिया, कल ये नहीं, कंटिन्यूटी है। अगर आपने एक दिन के भी उसमें ब्रेक कर दिया, 2 दिन का भी ब्रेक कर दिया, तो आप भूल जाते हैं कि क्या करना है, और फिर दोबारा अपने आप को रेडी करना उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और अक्सर औकात पे यही होता है कि सुपरवाइजर की वजह से अगर डिले हो जाती है, रिसर्चर की वजह से डिले हो जाती है, तो जो सीक्वेंस होता है, जो वो एक फ्लो होता है, वो जब अगर टूट गया, तो फिर आप रिसर्च नहीं कर सकते, और बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको छोड़ना पड़ता है, या फिर ऐसी गपशप करके यू हैव टू सबमिट योर थीसिस, तो वो आप कर लेते हैं किसी से हेल्प लेके, ये चीजें होती हैं। रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन वेलफेयर बाय काउंटलेस स्मॉल एडिशन टू नॉलेज। ये एक आम से अल्फाज हैं। द रिसर्चर मे हैव मोर ऑफ द क्रिटिसिटी ऑफ द आंट हु ब्रिंग्स हिज सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड टू द आंट हिल। तो कभी कभी हम कहते हैं कि रिसर्च चूंकि बहुत पेनफुली स्लो होता है, बोरिंग होता है, तो आपको एक चींटी की तरह काम करना होता है, ट्राई ट्राई अगेन की तरह, कि वो अपने से ज्यादा बोझ आप उठाएंगे, और वो ज्यादा बोझ जो है ना, एक हिल तक, आंट हिल जो होता है वहां तक जैसे चींटी पहुंचाती है और सिंगल ग्रेन को, तो उसी तरह आपको भी करना होता है कि आपको अपने से 10 गुना बोझ अपने आप पे डालना होगा, और चढ़ाई पे, पहाड़ पे चढ़ना होगा। तो इस किस्म की अगर आप कर सकते हैं, तो यू बिकम ए गुड रिसर्चर, और रिसर्च आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी फेल्ड। इसी तरीके से आगे, बिफोर कंसिडरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, a discussion of a few of the features of research and the activities of the researcher would seem appropriate. Research is a team effort rather than an individual. Researchers working in a group attempt problems in different ways, combining knowledge and ideas and sharing the result of their efforts. Highly publicized discoveries usually result from the cumulative effort of many working as team over long period of time. लेकिन जब भी आप अपनी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन या सिलेक्शन करते हैं, तो उससे पहले डिस्कशन बहुत जरूरी है।
आप अपने फेलोज के साथ, आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर के साथ, प्रोफेसर के साथ उस टॉपिक के चंद फीचर्स को जरूर डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि जो रिसर्च है ये टीम एफर्ट्स है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है कि आप कहें कि नहीं मैं अकेले ही करूंगा। नहीं, ये एक टीम एफर्ट्स है। बहुत से लोगों से आपको मदद लेनी होगी, बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी रिसर्च में, बहुत से अच्छे मशवरे आपको मिलेंगे। तो हर किसी से मशवरा भी करना, अपने सुपरवाइजर से, प्रोफेसर से, फेलो से, रिसर्चर जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ अपने जो टॉपिक है उसके फीचर्स को डिस्कस करना, तो उससे आप एक अच्छा टॉपिक सिलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि कंबाइनिंग नॉलेज एंड आइडियाज शेयरिंग इज द रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट। क्योंकि आप जब आइडियाज और नॉलेज को शेयर करेंगे तो वो क्या होता है कि वो एक अच्छे अंजाम तक चला जाता है, पहुंचता है। इसी तरीके से आप देखते हैं जो हाईली पब्लिसाइड डिस्कवरीज हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल जो छपते हैं बड़े बड़े इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में, वो ऐसा नहीं होता, वो एक बंदे का काम नहीं होता, वो कम्युलेटिव एफर्ट्स होते हैं बहुत से लोग, एंड वर्किंग टीम्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत अरसे तक वो उस पर काम करते हैं, एक टीम होती है, तब जाके कोई अच्छी डिस्कवरी, हाईली पब्लिसाइड डिस्कवरी या इन्वेंशन मार्ज वजूद में आती है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले लैब में बैठ के या अकेले आप काम करें, किसी के साथ आइडियाज शेयर ना करें, किसी की हेल्प ना लें और आप अच्छे एक रिसर्च कर लेंगे। नो, इट इम्पॉसिबल। कैसे? दैट द रिसर्चर इज अ स्पेशलिस्ट देन रादर देन अ जर्नलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट में फर्क क्या है? स्पेशलिस्ट ये होता है कि किसी भी काम के माहिर होते हैं। जर्नलिस्ट क्या होता है कि वो काम को कंबाइन करके यहाँ से न्यूज लेके वहां से न्यूज लेके उसकी कोई रेफरेंस जो है वो ऐसा नहीं होता। वो खुद वो काम नहीं करता, दूसरे के काम को वो पेश कर लेता है। और स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो अपना काम करता है, उसका अपना काम होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ही इम्प्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ राइफल। कौन? रिसर्चर। वो क्या करता है? राइफल की तरह होता है, रादर देन शॉर्ट गन। शॉर्ट गन करीबी, जैसे आपको पता है कि करीबी मारने के लिए शॉर्ट गन यूज होती है, और राइफल को दूर मारने के लिए कि वो दूर की सोचता है। और जो डिस्कवरीज होती है, जो उनकी इन्वेंशन होती है, जो उनकी कंक्लूजन होती है, वो दूररस होती है, ताकि शॉर्ट टाइम हो। Critics say that social research consists of learning more and more about less and less until the researcher knows everything about nothing. ये एक आमतौर पे जो क्रिटिक्स हमारे सोशल साइंस पे जो क्रिटिक होती है, जो अ, ये साइंटिफिक जो फिजिकल साइंसेज वाले हैं, वो हम पे ये क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सोशल साइंटिस्ट जो है, सोशल रिसर्च क्या क्या होती है? आप लर्न करते हैं मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। छोटी सी चीज के बारे में बहुत ज्यादा आप लर्न करते हैं, अंटिल द रिसर्चर नोज एवरीथिंग अबाउट नथिंग, कि आप सब कुछ जान जाते हैं किसी चीज के बारे में भी नहीं। यानी बहुत ज्यादा जानकारी आप एक छोटी छोटी चीजों के लिए करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम क्या क्लेम करते हैं कि दैट लर्निंग लेस एंड लेस, थोड़ा थोड़ा लर्न करना, अबाउट मोर एंड मोर, बहुत सी चीजों के बारे में छोटी छोटी जानकारी हासिल करना, until वन नोज नथिंग अबाउट करना, कि एक बंदा कुछ नहीं जानता अबाउट एवरीथिंग, बहुत कुछ जानता है बहुत सी चीजों के बारे में। क्यों? क्योंकि आप जो है क्या कहते हैं कि छोटी छोटी लेस लेस लर्निंग अबाउट मोर मोर, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में छोटी छोटी जानकारी आप हासिल करते हैं, आखिर में आप एवरीथिंग जान जाते हैं। तो ये तो वैसी वो कुछ बातें थी। तो अब मेन जो टॉपिक है वो क्या है कि एकेडमिक रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। अब एकेडमिक रिसर्च प्रॉब्लम में और साइंटिफिक प्रॉब्लम में फर्क ये है कि ये जो एकेडमिक है, ये एकेडमिक एक्टिविटी है, पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री होता है। उसके लिए आप रिसर्च प्रोसेस में जाते हैं, थीसिस लिखते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो एकेडमिक्स में आपकी प्रमोशन, इट इज मच क्रिटिसाइज्ड both by the academic community and by the general public. It is a partial fulfillment of the requirements of the graduate course or for an advanced degree. The initial motivation may be the practical need of meeting a requirement. पहले तौर पे तो जाहिर बात है, जब आप एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है प्रमोशन के लिए, एकेडमिक होती है, टाइटल आपका मिलता है, आप डॉक्टर बन जाते हैं, पीएचडी। लेकिन जो असली काम है वो
इसके बाद आपका फिर काम होता है, क्योंकि आपने जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ली जाती है। जब भी आप प्रोफेसर होते हो, डॉक्टरेट करने के बाद जो आपका पब्लिश्ड काम है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है रादर देन जो आप कर रहे होते हैं। तो हम सोशल साइंटिस्ट ये करते हैं कि रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि ये इनिशियल मोटिवेशन है और ये प्रैक्टिकल नीड मीटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो आगे जाके हम ये होप करते हैं कि ये बंदा जो है या ये पर्सन जो है आगे जाके अच्छा काम करेगा, अच्छी पब्लिकेशन होगी और इसका काम जो है क्योंकि इस प्रोसेस से गुजर चुका है। Lack of time, financial resources, experience, and expertise of the researcher are the hurdles due to which they can't produce quality. क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम होता है एमफिल पीएचडी में और आपके पास उस मखसूस टाइम में यू हैव टू कंप्लीट योर थीसिस। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं, एक्सपीरियंस कम होता है, एक्सपर्टीज कम होती है। इस वजह से ये तमाम वो हर्डल्स हैं जिसकी वजह से एक जो रिसर्चर है अच्छा काम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्वालिटी का काम प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन बट दिस रिसर्चर ऑफन जस्टिफाई दैट वन द स्टूडेंट डेवलप some research competency, he will use his know-how to seek solution to basic problem and will make contribution. जैसे मैंने पहले कहा कि जब इसको प्रोसेस से गुजर जाता है तो ये होप की जाती है कि उस प्रोसेस से गुजर गया, नाउ ही विल यूज हिज कॉम्पिटेंसी, हिज स्किल्स, हिज एक्सपर्टीज, हिज एक्सपीरियंस एंड हिज नो how to develop and solve a research problem। और उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो फ्यूचर में फिर कंट्रीब्यूट करेगा इस जिस फील्ड में भी सब्जेक्ट फील्ड है उसमें ही विल कंटिन्यू। द लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च ट्रेडिशन इन एजुकेशन इज आंसर। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अनफॉर्चुनेटली लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग रिसर्च ट्रेडिशन है, क्योंकि रिसर्च हमारे यहाँ होती ही नहीं है, बहुत कम है, ट्रेडिशन ही नहीं है। तो कॉपी पेस्ट पे हम ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं और इस वजह से क्या होता है कि एक अच्छा क्वालिटी का काम प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि फ्यू स्टूडेंट आर, बल्कि आजकल तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर पार्ट टाइम, सॉरी few students are full time students, therefore they are often busy in discussion, attending conferences and workshops। बहुत से कम स्टूडेंट जो होते हैं वो फुल टाइम होते हैं, वरना हमेशा जो है पार्ट टाइम स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। और आजकल तो जो वीकेंड क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो उससे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो पार्ट टाइम होते हैं। तो जो ऑन कैंपस स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो या फुल टाइम जो स्टूडेंट होते हैं वो उसको एक एटमोसफियर मिलता है डिपार्टमेंट का, वो डिस्कशन में, कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप अटेंडेंट में और सुपरवाइजर के साथ, फेलोज जो सीनियर्स हैं या और डिपार्टमेंट प्रोफेसर हैं उनके साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं और उस प्रोसेस में होते हैं। Many students are not on campus, जैसे मैंने कहा कि वो कैंपस पे नहीं होते while they are writing their thesis or dissertation, जब वो अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे आजकल आप स्टूडेंट भी जो हैं वो पार्ट टाइम स्टूडेंट है, अपना डिसर्टेशन या अपना सिनेसिस जब आप लिख रहे हैं तो आप कैंपस पे नहीं होते। तो हम क्या करते हैं कि आप ईमेल करते हैं और डिस्कशन होती है और फिर मैं वो चेक करके आपको देता हूँ। तो जो सामने स्टूडेंट का जो डिस्कशन होती है, जो चीजें होती हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं एज कंपेयर टू जो ऑन कैंपस नहीं है। दे मिस द इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी फैकल्टी, जैसे मैंने से कहा, डिस्कशन विद फेलो ग्रेजुएट, ये तमाम चीजें वो मिस कर लेते हैं जो ऑन कैंपस नहीं थे, जो पार्ट टाइम स्टूडेंट। द स्टूडेंट हु आर नॉट रेगुलर may tend to select narrow practical problem that are closely related to their students, क्योंकि वो ऑन कैंपस नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, पार्ट टाइम होते हैं, ऑलरेडी किसी उसमें होते हैं, जॉब में होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक नैरो सा प्रैक्टिकल सा प्रॉब्लम जो होते हैं, जो आपके उनके स्कूल या कॉलेज एक्सपीरियंस के साथ होता है, उसी को सिलेक्ट करके उसको कैरी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त भी कम होता है, पार्ट टाइम होते हैं और हमेशा वो जो है कैंपस पे नहीं होते। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम इसको काम को कर लें। These problems are frequently low-level investigation with little relevance to theory. More significant MPhil or doctoral studies could be carried on under the supervision of the। तो वो जो मैंने कहा कि लो लेवल की स्टडीज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उनका रेलिवेंस की थ्योरी के साथ कम ही होता है, स्कूल एक्सपीरियंस, कॉलेज एक्सपीरियंस, उसी पे वो
रिसर्च कर लेते हैं, और इसी तरीके हम कहते हैं कि द मोर सिग्निफिकेंट एमफिल और डॉक्टरल स्टडीज कुड बी कैरिड ऑन अंडर द सुपरविजन ऑफ द। अगर आपका एडवाइजर एक्सपर्ट है, अपने सब्जेक्ट एरिया में एक्सपर्ट है, तो आप एक अच्छी सिग्निफिकेंट एमफिल और डॉक्टरल की स्टडी कैरिड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है भी या नहीं, जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है। लेवल ऑफ रिसर्च, तो choice of a problem will depends upon the level which you are, क्योंकि 3 लेवल के हम पाकिस्तान में होते हैं, मास्टर लेवल पे, एमफिल लेवल पे और डॉक्टरल लेवल। तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम की सिलेक्शन जो है वो भी डिपेंड करती है ऑन द योर लेवल ऑफ प्रॉब्लम की, किस लेवल के आप रिसर्च कर रहे हैं। A problem appropriate for a master level research would be different from the MPhil and doctorate dissertation. The first topic will necessarily be will be modest one, which can be carried on by the inexperienced researcher in a limited period. जाहिर बात है, जो BS मास्टर लेवल पे जब आप करेंगे तो वो जो टॉपिक होगा वो मोडेस्ट वन होगा, और ये जो है इनएक्सपीरियंस रिसर्चर जो है लिमिटेड पीरियड में वो उसको कर सकते हो कि आप इनिशियल होते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं, तो आप उसको एक लिमिटेड जो आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है उसमें उसको कर लेते हैं। The emphasis will be placed on the learning process of the beginning researcher rather than his actual contribution to the education. तो ये जो आपकी एम्फेसिस है वो यही होगी कि वो लर्निंग प्रोसेस, वो रिसर्च की प्रोसेस को सीख ले, ना कि वो एक कंट्रीब्यूशन करे एजुकेशन फील्ड में, और लेकिन विद द होप कि फ्यूचर में वो करेगा जरूर। दिस डजंट मीन दैट द प्रॉब्लम इज अनइम्पॉर्टेंट, ये नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि रिसर्च प्रोसेस हम उसको सिखा रहे होते हैं BS लेवल पे या एमफिल लेवल पे, तो हम इससे वो उम्मीद नहीं रखेंगे कि ही विल कंट्रीब्यूट इन एजुकेशन। इट emphasis may be on learning how, with the hope that progress will be shown in the future। emphasis क्या होगा, इस पे जोर होगा कि वो सीख जाए कि ये कैसे किया जाता है, हाउ, और विद द होप दैट प्रोग्रेस विल बी शोन इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में एमफिल PhD में वो प्रोग्रेस शो करेंगे। टू आइडेंटिफाई सिंगल क्वेश्चन फॉर योर टॉपिक, एक सिंगल क्वेश्चन को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो जरूरी है कि रिसर्चर में आंसर अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ फोकस। A great research project identifies the answer to one specific question। आप जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसको आइडेंटिफाई करें, और जो भी बड़ी रिसर्च प्रोजेक्ट है दैट हैज आइडेंटिफाइड द सिंगल क्वेश्चन आंसर ऑफ द स्पेसिफिक क्वेश्चन, इवन इफ दैट आंसर इज नॉट ऑलवेज इन यस और नो। जरूरी नहीं है कि ये यस और नो में हो, ये भी जरूरी है कि वो कुछ और वहां से हासिल। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ये क्या है, ये फलानी चीज, ये है या नहीं है, तो इस किस्म की नहीं हो सकता कोई और उसमें से चीज निकल आए। तो जरूरी नहीं कि इवन इफ दैट आंसर इज नॉट ऑलवेज इन यस और नो, हो सकता है कोई तीसरी चौथी चीज भी उसमें आ जाए। डिफाइनिंग a specific question helps to identify when the research is going to come। जब भी आप एक सिंगल क्वेश्चन लेंगे, नाउ यू हैव in your mind that when you will finish this research, क्योंकि जब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, when you get the answer of that specific question, so you will going to complete your research। Why choose a question, ये फिर सवाल उठता है कि क्यों जरूरी है कि क्वेश्चन काम करें। A topic is hard to cover completely because it typically comprises of too many related issues, but each question has an answer if it is ambiguous or confusing। क्योंकि जब कंप्लीट एक टॉपिक को आप लेंगे तो वो क्या होता है कि वो मुख्तलिफ इश्यूज से रिलेट होता है, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन लेंगे तो वो क्वेश्चन का जो आंसर है, इवन इफ इट इज एम्बिगुअस और कंट्रोवर्शियल, अगर वो एम्बिगुअस या कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कोई आंसर तो है ना उसका,
जब भी कोई सवाल होगा उसका कोई ना कोई जवाब तो होगा, वो कंट्रोवर्शियल या एम्बिगुअस क्यों ना हो। लेकिन जब आप टॉपिक को लेंगे, पूरे प्रॉब्लम के टॉपिक को लेंगे, तो उसके साथ बहुत से इश्यूज, रिलेटेड इश्यूज भी होंगे जिसको आपने सॉल्व करना है। तो इसलिए जरूरी है कि एक सिंगल क्वेश्चन ले ताकि आपको उसका आंसर का मालूम हो, और जब वो आंसर मिल जाए तो आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट करें। इसलिए क्वेश्चन गिव द वे ऑफ एवेल्युएटिंग आंसर। A clearly stated question helps the researcher to decide which information will be used. लेकिन जब आप एक सिंगल क्वेश्चन रेस करते हैं तो आपको मालूम होता है कि इतनी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, इस सवाल का ये जवाब अगर मुझे मिल गया तो ये इंफॉर्मेशन इनफ है, एंड नाउ आई विल क्लोज माय रिसर्च थीसिस या प्रोसेस जो है वो मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा एंड। ब्रॉड टॉपिक में save information that may be helpful but not sure। जब आप ब्रॉड टॉपिक लिखते हैं तो उसके साथ कहते हैं कि मे अट्रैक्ट टू सेव इंफॉर्मेशन, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाए दैट मे बी हेल्पफुल, जो कि बहुत जरूरी भी होती है, हेल्पफुल भी होंगी, बट नॉट श्योर हाउ, कि वो कैसे होगी। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको जो आंसर है वो आप कहते हैं कि आप मुझे मिल गया, बहुत से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन जो आपकी मेन इंफॉर्मेशन है शायद वो आपको। A question makes it easier to know when the researchers have enough information to stop the research। जब आप क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे तो उससे क्या होता है कि रिसर्चर को मालूम होता है कि जब उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, व्हेन ही वांट टू स्टॉप, कब वो अपनी रिसर्च को स्टॉप करेगा, जब उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन होगी, जो इंफॉर्मेशन वो चाहता है वो उसके पास आ जाए, तो फिर वो क्या होता है कि अपने रिसर्च को वो स्टॉप कर। सम की पॉइंट्स इश्यूज यू फोकस ऑन, ये की पॉइंट्स या इश्यूज जो हैं इस पे आपने फोकस करना है। क्या यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आपने अपने आप से पूछना है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ माय रिसर्च और प्रॉब्लम, मेरे रिसर्च प्रॉब्लम पे क्या इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, ये असर क्या होंगे, इसके क्या असरात होंगे। हाउ मच इंफॉर्मेशन विल आई नीड, कितनी मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। हाउ बिग अ क्वेश्चन विल आई अटेम्प्ट टू आंसर, और कितना मेरा सवाल बड़ा होगा जिसको मैं जवाब उसका तलाश करूंगा। नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। So these are the some key points, issues you focus on. Now, another question arises that has the question has been answered before? कि आपका जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर दिया गया है इस बार, अगर उसका जवाब हो गया है, किसी ने जवाब उसका ढूंढ लिया है, जवाब दे दिया, तो फिर आपकी जो क्वेश्चन है वो इन वेन होगा, उसकी जरूरत नहीं होगी। हाउ विल आई नैरो और ब्रॉडन माई रिसर्च टॉपिक, अपने टॉपिक को मैं कैसे नैरो या ब्रॉडन कर सकता हूँ। अ क्लियर ओपन एंडेड क्वेश्चन कॉज फॉर रियल रिसर्च एंड थिंकिंग। जब आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन लेंगे उसका पास क्या होगा कि ये रिसर्च जो है एक रियल और रियल थिंकिंग ऑफ द रिसर्च, आप उसके बारे में रियल थिंकिंग कर सकेंगे। इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है, जो एक क्लोज एंडेड होता है, एक ओपन एंडेड होता है, तो क्लियर ओपन एंडेड क्वेश्चन कॉज फॉर रियल रिसर्च एंड थिंकिंग। A question to which there is no ready answer will make your research more meaningful and interesting. You want to consider what effects your research has on the larger community। ये भी आपने फोकस करना है कि जो एक क्वेश्चन जो है जिसका एक रेडी आंसर नहीं होगा, ये क्या करेगा, विल मेक योर रिसर्च मोर मीनिंगफुल एंड, बहुत इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल आपकी रिसर्च को बना लेगा, जिसका रेडी आंसर ना हो। कि आप एक क्वेश्चन रेस करते हैं, उसका कोई जवाब किसी ने नहीं ढूंढा, तो आप जब उसको जवाब ढूंढेंगे तो ये आपकी बहुत मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग रिसर्च होगी। and you want to consider your effect research has larger community, smaller community और larger community पे, individual पे आपके रिसर्च के क्या इफेक्ट्स होंगे, तो आप देखेंगे इंडिविजुअल उस पे कितना इफेक्ट कर रहा है, लार्जर कम्युनिटी, स्मॉलर कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी, तो ये भी आपने फोकस करना होता है। ये भी की पॉइंट्स है। हाउ विल आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक क्वेश्चन, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। स्टार्ट विद द ब्रॉड, एक ब्रॉड टॉपिक है, नाउ सिलेक्ट अ मोर रिस्ट्रिक्टेड सब टॉपिक। अब उस ब्रॉड टॉपिक से क्या करें, अपना एक रिस्ट्रिक्टेड सब टॉपिक बना, आगे जाके मैं बताऊंगा और भी। तो इफ यू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक एज अ होल, यू विल वेस्ट टाइम एंड हैव टू मच इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट। जब आप
गैदर करते हैं तमाम टॉपिक के बारे में, फुल टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप अपने टाइम को ज़ाया करते हैं और आपके इतनी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आपको मालूम नहीं होता कि कहाँ से मैंने स्टार्ट करना है इसको। समटाइम्स द टॉपिक यू चूज फॉर रिसर्चर मे बी वेरी स्पेसिफिक। कभी कभी आप जो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, उसमें काम करने की गुंजाइश नहीं होती, नहीं उस किस्म के टॉपिक को भी आप ना लें। तो आगे जाके ये जो एग्जाम्पल है, इसमें हम देखें, मैंने आपके ब्रॉड टॉपिक को क्वेश्चन में चेंज किया और फिर उसकी सॉल्यूशन बनाई। तो ये टर्निंग अ टॉपिक इनटू अ क्वेश्चन, जो आपका टॉपिक है उसको क्वेश्चन में कैसे हम लेके जाए। तो अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे मैंने ब्रॉड टॉपिक लिखे जिसमें पोल्यूशन, मीडिया, मार्केटिंग और न्यूट्रिशन। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक, नैरो टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन और फिर कीवर्ड्स। अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो अगर ब्रॉड टॉपिक पोल्यूशन है तो पोल्यूशन में उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पोल्यूशन तो कई किस्म की पोल्यूशन है, ठीक है जी, जिसमें नॉइस पोल्यूशन है, जिसमें एयर पोल्यूशन है, जिसमें वाटर पोल्यूशन है। तो हम बात करते हैं फिर वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ब्रॉड टॉपिक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ब्रॉड टॉपिक पोल्यूशन था, उसको हम लेके आ गए वाटर पोल्यूशन में। अब इस टॉपिक को, रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक को हम नैरोड करते हैं। नैरोड का मतलब है कि इसको और नैरो करके कि इसको हम बनाते हैं कि सेवरेज सिस्टम इन रूरल एरियाज ऑफ इस्लामाबाद। क्योंकि वाटर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन में फिर क्या होता है कि सेवरेज सिस्टम जो रूरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद में, उसके हम प्रॉब्लम की बात करें और इससे हम एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। और वो रिसर्च क्वेश्चन होगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स बी टेकन बाय द अथॉरिटीज टू सॉल्व सेवरेज प्रॉब्लम इन रूरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अब आपको मालूम है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स बी टेकन बाय द, कौन से स्टेप उठाए गए हैं अथॉरिटीज ने, कौन से स्टेप उठाए किस लिए, टू सॉल्व द सेवरेज प्रॉब्लम इन द रूरल एरिया। अगर वो स्टेप्स आपको मालूम हो जाते हैं, वो आपने रिसर्च कर ली, तो आपकी रिसर्च कंप्लीट, तो उस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। जब जवाब मिल गया तो आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई। तो आप इस तरीके से आप देखें, उसमें जो कीवर्ड्स हैं, सेवरेज प्रॉब्लम, रूरल पॉल्यूशन, इस्लामाबाद। अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया एक ब्रॉड टॉपिक। अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है और सोशल मीडिया भी है, तो कौन सी मीडिया की बात, हम कहते हैं नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात। अब जब रिस्ट्रिक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया, तो इसको नैरोड करें। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल इन स्पोर्ट। अब इससे अगर क्वेश्चन हम बनाते हैं तो वो क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट रोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन प्ले इन द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन रूरल एरियाज ऑफ केपीके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा, कैसा रोल प्ले कर सकता है, व्हाट रोल, कैसा रोल प्ले कर सकता है टू प्रोमोट स्पोर्ट्स इन द रूरल एरिया ऑफ केपीके। केपीके के जो रूरल एरिया है उसमें स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है। तो जब ये रोल आपको मालूम हो जाता है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाता है, तो आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लेते हैं। और इस तरह इसके कीवर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रूरल एरिया प्रमोशन, स्पोर्ट्स के पीछे। हम मार्केटिंग की बात करते हैं, ब्रॉड टॉपिक मार्केटिंग, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि मार्केटिंग में तो बहुत सी चीजें हैं। मार्केट में आप बिजनेस मार्केट की बात करते हैं, कौन सी चीज की बात करें, हम कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी फुटबॉल एंड मार्केटिंग। अब इसको अगर नैरो डाउन करें और, तो पाकिस्तानी फुटबॉल एंड इंटरनेशनल मार्केट। और फिर अगर इससे हम रिसर्च क्वेश्चन बनाए तो वो होगा कि व्हाट आर द पाकिस्तानी फुटबॉल बिजनेस प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये पाकिस्तान की जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो क्या है। तो आप जाके इंडस्ट्री में पूछ लें, जो फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उससे क्वेश्चन कर सकते हैं आप कितने इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जब आपको इसका जवाब मिल जाता है, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से हम ब्रॉड टॉपिक को लेते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है वो एक ब्रॉड टॉपिक है। कौन सी न्यूट्रिशन, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं डाइट्स एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट। जो डाइट्स और न्यूट्रिशनल बेनिफिट के बारे में हम बात करें तो उसके बेनिफिट्स क्या है। और अगर इसको हम नैरो डाउन कर दें तो बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन स्पोर्ट्समैन, के जो न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स स्पोर्ट्समैन पे वो क्या है। और इसका अगर रिसर्च क्वेश्चन हम बना देते कि व्हाट न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स आर देयर फॉर स्पोर्ट्समैन, के न्यूट्रिशन की क्या बेनिफिट्स है स्पोर्ट्समैन के लिए,
तो वो उसका जब जवाब मिल जाएगा तो हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। और इसी तरह इसके कीवर्ड्स हैं न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्समैन एंड बेनिफिट्स। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।